हेलो स्टूडेंट्स। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का दूसरा पार्ट था उसको हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के पहले पार्ट में हमने इस बात को समझा था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसे कहा जाता है, क्यों रिप्रोडक्टिव हेल्थ ज़रूरी है, और इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो सबसे बड़ा इशू है दैट इज़ द बर्थ कंट्रोल मेथड। तो हमने यहाँ पे बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में समझा था, जिसमें हमने टेम्पररी और परमानेंट मेथड्स के बारे में पढ़ा था। तो आज उसी सिलसिले में हमारा जो एक मेथड रह गया था दैट वाज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे एबॉर्शन और इंड्यूस एबॉर्शन कहा जाता है। देखिए बेटा, अभी तक हम जितनी भी बर्थ कंट्रोल मेथड्स पढ़ रहे थे उसमें ये हो रहा था कि हमें फ़ीमेल को प्रेग्नेंट नहीं होने देना है। हमें क्या नहीं होने देना है? फ़ीमेल को प्रेग्नेंट नहीं होने देना है। लेकिन अगर फ़ीमेल प्रेग्नेंट हो चुकी है, एनी हाउ वो अगर प्रेग्नेंट हो चुकी है, जैसे कि अगर किसी फ़ीमेल का रेप हो गया है या कोई कैजुअल इंटरकोर्स हो गया है, या फिर अगर रिदमिक मेथड में डेज़ प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं हो पाए हैं, उस केस में अगर फ़ीमेल प्रेग्नेंट हो गई है तो प्रेग्नेंट होने के बाद भी आप प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हो। उसी मेथड को कहा जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हम एबॉर्शन कहते हैं। सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी कहती है दैट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है ये एक वॉलंटरी मेथड होता है या इंटेंशनल मेथड होता है, जिसमें फ़ीमेल जो है अपने बेबी को फुल टर्म यानी कि मैच्योर होने से पहले बेबी को वो अबॉर्ट करवा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर 9 मंथ्स का बेबी है तो अब वो कह रही है कि अब मुझे अबॉर्ट करवाना है, या 8 मंथ्स का या 7 मंथ्स का। इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं। तो सबसे पहली बात, कुछ डेटा हमारे साथ एनसीईआरटी ने शेयर करा है। हर साल 45 to 50 मिलियन एमटीपीज़ जो हैं वो परफॉर्म की जाती हैं, जिसमें से हम ये बोल सकते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी प्रेगनेंसीज़ हो रही हैं उसका ये 1/5 रेशो है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर 5 फीमेल्स प्रेग्नेंट हो रही हैं तो उसमें से एक फ़ीमेल जो है वो अबॉर्शन करवाती है। वो क्या करवाती है? अबॉर्शन। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि एमटीपी जो है वो बर्थ कंट्रोल में हेल्प आउट करती है, लेकिन बड़ी सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे एमटीपी को इलीगल माना जाता है। वहाँ पे एमटीपी करवाने के लिए आपको किसी भी तरह की परमिशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो ये समझते हैं कि वो उनके इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस और सोशल इश्यूज़ को क्या करेगा? कन्फर करेगा। इन सब कारणों के ये जो सब कारण आपको बताए, बड़ी सारी कंट्रीज़ ने अपने यहाँ पे एमटीपी को इलीगल कर रखा है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात की जाए, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमटीपी को लीगल किया था इन 1971, लेकिन उसके लिए उन्होंने यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए ताकि एमटीपी को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। इंडिया जैसे कंट्री में अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे एमटीपी को फीमेल फिटिसाइड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इस सब का ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए। तो आगे अगर हम बात करें बेटा, तो इम्पोर्टेंस क्या है एमटीपी की, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए जो किसी कैजुअल इंटरकोर्स या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव अगर यूज़ करते हुए फेल हो चुकी है, या फिर अगर किसी फीमेल का रेप हो चुका है तो उस केस में ऐसा किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी फीमेल को प्रेगनेंसी के कारण उसकी जान का खतरा है, या फिर उसकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है जिसके कारण माँ को खतरा है या बच्चे को खतरा है या बच्चे को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उस केस में भी एमटीपी करवाई जा सकती है। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है, एमटीपी जो जनरली सेफ़ मानी जाती है, इट इज़ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। यानी कि एमटीपी को 3 महीने के अंदर अंदर अगर करवा लिया जाए, प्रोबेबली 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, तो वो सही माना जाता है या फिर सेफ़ माना जाता है। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 3 महीने के बाद की जो एमटीपी है, ये कभी कभार डेंजरस हो सकती है। लेकिन इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं कि एमटीपी कैसे करनी है, और अगर 3 महीने से ऊपर है तो कैसे की जा सकती है।
अब उसके बाद आगे अगर हम देखें तो एमटीपी की एनसीईआरटी ने यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी हमारे साथ डिस्कस करी हैं। जैसे कि आपको क्या बताया कि बहुत सारी जगहों पे एमटीपी जो है वो इलीगली ही परफॉर्म कर दी जाती है। या उसके बाद अगर आपको याद हो तो पिछले चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने देखा था कि जब बेबी यूट्रस में होता है तो वहाँ पे एक फ्लूइड उसको एब्जॉर्ब या मैकेनिकल शॉक से बचाता है, उसे एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। तो इस एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा हम बच्चे के जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता लगा सकते हैं, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारे लोग इस टेक्निक जिसे हम एमनियोसेंटेसिस कहते हैं, एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा टेक्निक है बेटा जहाँ पे हम एमनियोटिक फ्लूइड को मदर की बॉडी से निकालते हैं और उसमें बच्चे को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं है उसको पता करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इसके द्वारा बेबी का सेक्स भी डिटरमाइन करवाते हैं और अगर उनको लड़की नहीं चाहिए तो वो उसकी प्रीमेच्योर डेथ करवा देते हैं, जिसे हम फीमेल फेटिसाइड करवाते हैं। सो अगर हम बात करें एमनियोसेंटेसिस का जो एडवांटेज है या वो यूज़ है, जो प्रॉपर यूज़ है वो क्या है? प्रॉपर यूज़ यही है कि एमनियोसेंटेसिस जो है किसी भी तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है या बेबी की जो सर्वाइवेबिलिटी है उसको चेक करने के लिए किया जाता है। बेटा इसको मार्कर टेस्ट भी कहा जाता है, लेकिन बड़े सारे लोग या बड़ी सारी फीमेल्स इसके द्वारा फीमेल या आप ये कह सकते हैं बच्चे का सेक्स भी डिटरमाइन करवाते हैं और फीमेल फेटिसाइड करवाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत है और ये इसका मिसयूज़ भी है। अब अगर हम आगे चलें तो ये सब चीज़ें जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखी कि काफ़ी ज़्यादा फीमेल फेटिसाइड हो रहा है तो उन्होंने ये जो 1971 में जो एमटीपी का जो एक्ट बनाया था इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट की, यानी कि इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की और इन्होंने ये कहा कि अगर किसी भी फीमेल को एमटीपी करवानी है यानी कि एबॉर्शन करवाना है तो वो 12 वीक्स के अंदर अंदर करवा सकती है। फिर उस दौरान उसको किसी भी एक डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी और वो डॉक्टर जो है वो प्रॉपर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, जिसे आप गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं, और बिना डॉक्टर की सलाह के वो एमटीपी नहीं करवा सकती है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली है, अगर उसका बेबी वो चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो, अगर वो 12 वीक्स के अंदर अंदर एमटीपी करवाती है तो वो बिल्कुल लीगल मानी जाएगी। एक मिनट बेटा लाइट ऑन कर लेता हूँ, लाइट चली गई है। हाँ, तो हम इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि अगर एमटीपी जो है वो 12 वीक्स के अंदर अंदर अगर करवा ली जाए तो वो लीगल मानी जाएगी। अगर वो 12 वीक्स से ऊपर है, यानी कि अगर वो 3 महीने के बाद अपने बेबी को अबॉर्ट करवाना चाहती है फीमेल, तो वो उसी केस में करवा सकती है कि अगर उसकी प्रेगनेंसी से माँ को या बच्चे को खतरा है, प्रोबेबली अगर माँ को खतरा है या फिर बच्चे को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो तभी उस केस में 3 महीने के बाद क्या करवा सकती है? एमटीपी करवा सकती है। लेकिन वहाँ पे उसको 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स यानी कि डॉक्टर्स की ओपिनियन लेनी पड़ेगी। जब वो उस पर प्रॉपरली उसको अलो करेंगे तभी वो 3 महीने के बाद की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती है। तो ये कुछ रूल्स बनाए गए, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे एग्ज़ाम्स में बेटा पूछे जाएंगे। तो ये तो हमने बात कर ली बर्थ कंट्रोल मेथड्स की। अब हमारा जो अगला डिस्कशन है बेटा वो है इनफर्टिलिटी, जिसे निसंतानता कहा जाता है। देखिए हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जब बात करते हैं तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पहला तो माँ की सेहत, बच्चे की सेहत, बर्थ को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे फैमिली प्लानिंग की जाए, ये सब तो आएगा ही। लेकिन अगर किसी फीमेल में बच्चा ही नहीं हो रहा है, यानी कि अगर किसी फीमेल को वो प्रेग्नेंट ही नहीं हो रही है, यानी कि वो कंसीव ही नहीं कर पा रही है, तो वो भी एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम मानी जाएगी और उसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। अब इनफर्टिलिटी का क्राइटेरिया क्या है? इनफर्टिलिटी जिसे हम
निसंतानता या बांझपन कहते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है? तो इसका क्राइटेरिया ये है कि अगर किसी भी कपल की शादी हुई है और उनकी शादी हुए कम से कम 1 से 2 साल हुए हैं, कम से कम 1 से 2 साल हुए हैं, उस कपल के बीच में अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, यानी कि नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, उसके बावजूद भी जो फीमेल है वो क्या नहीं हो पा रही है? प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। तो उस केस में उस फीमेल को या उस कपल को इनफर्टाइल माना जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पे फीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉब्लम फीमेल में ही हो, वो प्रॉब्लम मेल्स में भी हो सकती है। देयर इज़ अ 50-50% चांस। इज़ दैट क्लियर? तो अगर किसी कपल की शादी हुए 1 साल हो गया फिर भी उनके बच्चा नहीं हो पा रहा है, यानी कि फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो उस कपल को इनफर्टाइल माना जाएगा। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? इट मे बी फिजिकल, यानी कि कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी में, कॉन्जेनाइटल बाय बर्थ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मेल और फीमेल दोनों को हो सकती है। देखिए, हम यहाँ पे सिर्फ फीमेल की बात नहीं कर रहे हैं, हम मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहे हैं। उसके बाद या तो वो ड्रग्स लेते हैं या कोई इम्यून सिस्टम वीक है किसी एक का, जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, और साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। साइकोलॉजिकल ज़्यादातर फीमेल्स में ही देखा जाता है। उसके बाद अब ऐसे कपल को इनफर्टिलिटी का जो निवारण है, यानी कि जो सोल्यूशन है वो क्या है? तो ऐसे कपल्स को डॉक्टर्स की सलाह लेनी पड़ती है ताकि किस तरीके से उनमें जो प्रेगनेंसी है वो पॉसिबल हो पाए। तो ऐसे कपल्स को असिस्ट किया जाता है कि आप भी फ्यूचर में बच्चा पैदा कर सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जिसके द्वारा हम इनफर्टाइल कपल्स को सलाह देते हैं या डॉक्टर सलाह देते हैं कि किस तरीके से वो इन फ्यूचर बच्चा जो है वो ले सकते हैं, यानी कि बच्चे को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को कहा जाता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, जिसे हम आर्ट्स कहते हैं। तो अब हमें यहाँ पे पढ़ना क्या है कि कौन कौन सी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो हम यहाँ पे जो टेक्नोलॉजीज़ या जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ पढ़ने वाले हैं, इसमें सबसे पहले आएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसके बाद आएगा गिफ्ट, उसके बाद आएगा ICSI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड सरोगेसी। बारी बारी से हम इनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बड़ा सिंपल सा टेक्निक है। इन विट्रो का यहाँ मतलब है कि हमें फर्टिलाइजेशन आर्टिफिशियली करवानी है। अब बेटे देखिए, जब भी आप कोई भी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे ये बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो मेल में होगी या फीमेल में होगी। तो इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या किया जाता है, अब हमें जो फर्टिलाइजेशन है वो आर्टिफिशियली करवानी है। तो इसमें सिंपली क्या किया जाएगा, फीमेल से हम एग्स को कलेक्ट करते हैं और मेल से स्पर्म को कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद वो जो गैमीट्स हैं हम उनको आर्टिफिशियली एक मशीन के अंदर, एक छोटी सी ट्यूब होती है, वहाँ पे उसका फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। अब बड़े सारे बच्चों को ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि कहीं बच्चा टेस्ट ट्यूब के अंदर तो नहीं हो रहा है। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम जो गैमीट्स मेल और फीमेल से लेते हैं उनको हम आर्टिफिशियली एक मशीन के अंदर, छोटी सी टेस्ट ट्यूब होती है उसके अंदर हम फ्यूज़ करवाते हैं, इसलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे प्रॉब्लम किसको हो सकती है? तो यहाँ पे प्रॉब्लम दोनों में से किसी एक को भी हो सकती है। अब क्योंकि हम यहाँ पे गैमेट्स कलेक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि जो फीमेल है उसमें एग्स ना बनते हों, क्या पता मेल में स्पर्म बनते हों, तो हम एग किसी डोनर का ले लेंगे। और अगर यही केस उल्टा है कि फीमेल में एग बन रहे हैं लेकिन मेल में स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं, तो हम उस फीमेल का एग लेंगे और स्पर्म किसी डोनर का लेंगे। इस तरीके से हम गैमेट्स को लेके आर्टिफिशियली उनको फ्यूज़ करवाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा? जाइगोट। क्या मिल जाएगा? जाइगोट। अब देखिए बेटा, जाइगोट के बाद जो अगला बड़ा चैलेंज है वो क्या है कि जाइगोट की कौन सी स्टेज को हमें ट्रांसफ़र करना है, जिसे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? एम्ब्रियो ट्रांसफ़र या ET कहा जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ, यहाँ पे जो फीमेल है इसको जो प्रॉब्लम है वो केवल एग्स प्रोड्यूस करने में है, बाकी सब कुछ इसकी बॉडी में पॉसिबल हो रहा है। या आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो फीमेल है इसकी जो दूसरी प्रॉब्लम है कि इस फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही है, इसीलिए हम फर्टिलाइजेशन बाहर करवा रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उन्हीं फीमेल्स में करवाया जाता है जिनकी बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है लेकिन एग्स बन रहे हैं, तो आर्टिफिशियली हम फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, हमें क्या मिल जाता है? एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करने की दो टेक्निक्स हमारे पास।
पहली है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र और दूसरी है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। अब इन दोनों टेक्निक्स में क्या डिफरेंस है तो ध्यान से देखेंगे। अब हमने ये बात पढ़ी है कि जब जाइगोट डिवाइड करता है, जाइगोट क्या करता है, डिवाइड करता है, तो उसकी डिफरेंट क्लीवेज की स्टेजेस आती हैं। तो अगर ध्यान सुनेंगे आप, तो अगर बेटा एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमेरिक स्टेज का है, अगर एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमेरिक स्टेज का है, तो हमने पिछले चैप्टर में इस बात को समझा था कि 8 ब्लास्टोमेरिक स्टेज तक जब वो क्लीवेज कर रहा होता है जाइगोट, तो वो अभी फैलोपियन ट्यूब में ही होता है, वो यूट्रस में अभी नहीं आया होता है। तो उस स्टेज में हमें उस एम्ब्रियो को फैलोपियन ट्यूब में क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। फैलोपियन ट्यूब में क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है, जिसे कहा जाएगा जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। इट कैन बी अप टू 8 ब्लास्टोमेरिक स्टेज। अब ये बात हमें पता है कि 8 से वो जैसे ही 16 या 32 में जाता है, तो वो फैलोपियन ट्यूब को छोड़ के यूट्रस में आने की कोशिश करता है। तो अगर वो 8 ब्लास्टोमेरिक स्टेज से ज़्यादा है, तो उसको किस में डाला जाएगा, यूट्रस में डाला जाएगा, जिसे कहा जाता है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। जिसे क्या कहा जाता है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। यानी कि यहाँ पे एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमेरिक स्टेज से ज़्यादा होना चाहिए और उसको किस में ट्रांसफ़र किया जाएगा, यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, बड़े सारे कपल्स ये कहते हैं कि हमें जो फर्टिलाइजेशन है वो आर्टिफिशियली नहीं करवानी है। वो चाहते हैं कि फर्टिलाइजेशन किसी फीमेल की बॉडी में ही हो, तो उस फीमेल की बॉडी से फिर एम्ब्रियो को बाहर निकाल के जो वाइफ है उसकी बॉडी में डाला जाए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन जो है नेचुरली किसी दूसरी फीमेल की बॉडी में करवाते हैं। अब वो मोस्ट प्रोबेबली उसकी सिस्टर हो सकती है या कोई आप डोनर फीमेल ले सकते हैं। उसकी बॉडी में फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद वहाँ से एम्ब्रियो को निकाला जाता है। उसके बाद ये दोनों टेक्निक्स को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे हो रही है, इन विवो, यानी कि नेचुरली फर्टिलाइजेशन करवा के फिर यही टेक्निक्स को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी क्लियरली बोलती है कि जो फीमेल्स कंसीव नहीं कर सकती हैं, यानी कि जिनकी बॉडी में प्रेगनेंसी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही है, ये मेथड ज़्यादातर उनमें किया जाता है। बाकी जो आगे का प्रोसीजर है, यानी कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, ये इनकी बॉडी में प्रॉपरली हो पा रहा है। अब हम आगे चलते हैं। अब जो हमारे पास दूसरा मेथड है, दैट इज़ द गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। तो पहला आपको बताया हमने जाइगोट, जिसे जिफ्ट कहा जाता था। अब दूसरा है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, जिसे गिफ्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या, पहले आप स्टेटमेंट समझिए, उसके बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। सो ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवम फ्रॉम अ डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, यानी कि यहाँ पे प्रॉब्लम किस में है, फीमेल में है। यहाँ पे फीमेल में प्रॉब्लम ये है कि फीमेल्स की बॉडी में एग प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं। क्या नहीं प्रोड्यूस हो पा रहे हैं, एग प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। बाकी फर्टिलाइजेशन हो रही है, इम्प्लांटेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बस यहाँ पे फीमेल की बॉडी में क्या नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, एग। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एग किसी डोनर से लेते हैं और उसके बाद उस फीमेल यानी कि वाइफ की बॉडी में डाला जाएगा और जो उसका मेल पार्टनर है वो नेचुरली उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा और फर्टिलाइजेशन होगी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि वो जो फीमेल है वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, बट इट कैन प्रोवाइड सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। तो बहुत सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो किस में है, फीमेल में है। अब चलते हैं हम अपने अगले मेथड पे, जिसे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहा जाता है। तो इस केस में क्या किया जाता है बेटा, ये जनरली उन कपल्स में किया जाता है जिनमें स्पर्म मेल में स्पर्म काउंट कम है। अब उस फीमेल में मेल में जिसमें स्पर्म काउंट कम है, तो उससे स्पर्म को लिया जाता है और उसकी बॉडी में से किसी एक स्पर्म को फीमेल के एग में आर्टिफिशियली पहले हम फ्यूज़ करवाते हैं बाय यूजिंग सरिंज। बड़ी ही डेलिकेट वो सरिंज होती है। तो देखिए पहले इसमें क्या किया जाता है, हम फीमेल का एग एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड एट द सेम टाइम हमने जो मेल से स्पर्म कलेक्ट किए होते हैं उसमें से केवल एक स्पर्म हम लेते हैं और इस एग के साइटोप्लाज्म में उसको इंसर्ट किया जाता है। इसलिए इसे कहा जाता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब बेटा यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात और भी है, अगर कोई पार्टनर ये चाहता है कि उसको लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, तो ये वो मेथड है जिसके द्वारा वो सेक्स ऑफ द बेबी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर उनको फीमेल चाहिए तो वो एक्स स्पर्म को यहाँ पे फ्यूज़ करवा सकते हैं।
अगर उनको मेल चाहिए तो वो वाई स्पर्म को यहाँ पे फ्यूज़ करवा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंगल स्पर्म क्या लिया जाता है, सिंगल स्पर्म लिया जाता है। देखिए हमने जो आईवीएफ पढ़ा था वहाँ पे ढेर सारे स्पर्म्स होते हैं, ढेर सारे एग्स होते हैं, फिर उनमें से कोई एक, जब एम्ब्रियो बहुत सारे बन जाते हैं तो एक को सेलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे एक ही स्पर्म और एक ही एग फीमेल पार्टनर से लिया जाएगा और फर्टिलाइजेशन के बाद उसी तरीके से हम एम्ब्रियो को या तो जिफ्ट के द्वारा या तो हम आईयूटी के द्वारा, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र के द्वारा हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोर ओवर जो प्रॉब्लम है मेल फीमेल दोनों में हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे मेल्स में प्रॉब्लम होती है कि मे बी उनका जो स्पर्म का वायबिलिटी है वो कम है, स्पीड कम है या फिर स्पर्म काउंट कम है। अब हमारे पास जो अगला मेथड है दैट इज़ द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो देखो बेटा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है ये ज़्यादातर, वैसे तो ये एनिमल्स में किया जाता है लेकिन हम ह्यूमंस में भी ये कर सकते हैं। तो बड़ी सिंपल सी ये टेक्निक है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है वो मेल में होती है। मेल में अगर स्पर्म काउंट कम है उसी वजह से वो फीमेल को क्या नहीं कर पा रहा है, प्रेग्नेंट यानी कि इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, मेल के या किसी डोनर के स्पर्म्स को कलेक्ट करते हैं और उसको आर्टिफिशियली एक सिरिंज के द्वारा फीमेल के यूट्रस में क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं और उस मेथड को कहा जाता है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। देखो बेटा, एग्जाम में दो चीज़ें हैं, एक है आईयूआई और एक था आईयूटी। आईयूटी के केस में हम जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद वाले प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन में हम स्पर्म्स को एक इंजेक्शन के द्वारा फीमेल के यूट्रस में क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं और इसी टेक्निक को कहा जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो यहाँ पे देखिए ये टेक्निक उनके लिए यूज़फुल है जहाँ पे पार्टनर जो है वो फीमेल को प्रॉपरली इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है या लो स्पर्म काउंट है। प्रॉपरली इंसेमिनेट यहाँ पे मे भी ये हो सकता है कि मेल का जो पेनिस का साइज़ है वो छोटा है या फिर कोई उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब है बेटा कि मे बी उसके पेनिस में इरेक्शन ना हो रही हो, जिस वजह से वो अपनी फीमेल पार्टनर को इंसेमिनेट ना कर पा रहा हो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं सरोगेसी। तो आपने एक मूवी देखी होगी चोरी चोरी चुपके चुपके। तो चोरी चोरी चुपके चुपके में क्या था कि जो सलमान खान की वाइफ थी ये रानी मुखर्जी, हाँ, तो उनका एक एक्सीडेंट होता है तो डॉक्टर्स उनको ये कहते हैं कि आप कभी माँ नहीं बन सकती हैं। तो उस केस में वो प्रीति जिंटा को हायर करते हैं कुछ पैसों पे और वो फिर उनके बच्चे को जन्म देती थी। तो सरोगेसी एक बड़ी सिंपल सी टेक्निक है बेटा। अगर कोई फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही है या फिर फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन हो रही है, एग्स भी बन रहे हैं, लेकिन वो बाद का जो यानी कि पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड है जिसमें बेबी का डेवलपमेंट होता है इम्प्लांटेशन के बाद, ये चीज़ें अगर उसकी बॉडी में नहीं हो पा रही हैं तो वहाँ पे सिंपली क्या किया जाएगा, हस्बैंड और वाइफ के गैमेट्स को फ्यूज़ करवा के एक डोनर फीमेल की बॉडी में इंसर्ट किया जाएगा और ये जो डोनर फीमेल है इनके बच्चे को जन्म देगी और जन्म देने के बाद ये इनको रिटर्न कर देगी, तो उसे सरोगेसी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे जो कपल है इट इज़ अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन बिकॉज द वाइफ इज़ इनफर्टाइल और अनेबल टू कैरी। देखिए दो कारण हो सकते हैं, क्या पता दोनों एक साथ हैं। अगर ये वाली प्रॉब्लम है यानी कि अनेबल टू कैरी है, फर्टाइल वो है, हो सकता है वो फर्टाइल है कि एग्स उसमें बन रहे हैं लेकिन वो बेबी को कंसीव नहीं यानी कि फर्दर जो इम्प्लांटेशन के बाद का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रहा है, उस केस में ऐसा किया जाता है। तो हम या तो आईवीएफ से बॉडी में स्पर्म्स को और आईवीएफ के द्वारा हम जो जाइगोट है वो इसकी बॉडी में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक बात हो गई। तो बड़ी सिंपल सी टेक्निक है। अब यहाँ पे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल डॉक्टर्स की आवश्यकता होती है और ये काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस है। एक नॉर्मल पर्सन जो है, जो गरीब आदमी है, वो इसको अगर उसको ये टेक्निक अगर फॉलो करनी है या अगर ऐसा कुछ वो करना चाहता है तो काफ़ी ज़्यादा ये कॉस्टली होगा और इंडिया में इसके बहुत कम सेंटर्स हैं जहाँ पे ऐसा किया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिर इंडिया में इसका इतना ज़्यादा डेवलपमेंट क्यों नहीं है, क्यों गवर्नमेंट इस बात को लोगों की भलाई के लिए स्टार्ट कर देती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। देखिए बेटा, पहले ही इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो वो हॉस्पिटल्स में इस टेक्निक को ला के पॉपुलेशन को बढ़ाने का काम नहीं करेगी। यही कारण है कि ये आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके अलावा कुछ लोग इसको इमोशनली, रिलीजियसली और सोसाइटी
के कारण जो उनको ताने मिलेंगे, इसके कारण भी वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब तो फिर इसका एक हल और है बेटा कि अगर कोई ऐसा नहीं करना चाहता है तो वो सिंपली क्या कर ले, एक बच्चा अडॉप्ट कर ले। तो अडॉप्शन से उनको ये फ़ायदा होगा कि उसमें किसी भी तरह की उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो लीगली एक बच्चा अडॉप्ट कर लें और अडॉप्ट करने के बाद उसको पालें। बच्चे का भी भला होगा, आपका भी भला हो जाएगा और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होगा। अब इस चैप्टर के लास्ट में हमें पढ़नी है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की अगर हम बात करें तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या STIs, इन्हें वेनरल डिजीज़ VD और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस भी कहा जाता है। तो NCERT ने यहाँ पे कुछ डिजीज़ दी हैं जैसे कि गोनोरिया, सिफाइलिस, जेनाइटल हर्पिस, क्लैमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ड्स, ट्राइकोमोनासिस, हेपेटाइटिस B एंड HIV, जिसके कारण एड्स होता है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ, NCERT ने यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर डिजीज़ है उसका पैथोजन क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ऐसा पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में कुछ नहीं दिया है। उन्होंने एक ओवरऑल पैराग्राफ दिया है, लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं आपको इसकी हर एक डिज़ीज़ का पैथोजन और उसके सिम्टम्स क्या हैं आपको उसकी एक स्लाइड दे दूंगा। आप उसको कॉपी कर लीजिएगा। बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे उसको डेफिनेटली पूछ लीजिएगा। तो NCERT ने जहाँ पे जो डिस्कस किया है हम वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले वो NCERT क्या लिखती है कि जो हेपेटाइटिस B और HIV हैं ये कैसे ट्रांसमिट होती हैं। तो पहली बात तो ये बेटा ये दोनों वायरल डिजीज़ हैं। ये सिंपली बाय इंजेक्शन, बाय शेयरिंग नीडल्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय या इन्फेक्टेड मदर से उसके फीटस को हो सकती है। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए ज़रा। हेपेटाइटिस B और जेनाइटल हर्पिस, क्या बोला मैंने, हेपेटाइटिस B, जेनाइटल हर्पिस और HIV, ये तीनों वायरल डिजीज़ हैं। इन तीनों डिजीज़ के अलावा बाकी सारी जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ आपकी NCERT की बुक में लिखी है वो सारे की सारी क्योरेबल हैं, लेकिन ये तीनों क्योरेबल नहीं हैं। इज़ दैट क्लियर? अब अगली बात जो NCERT ने यहाँ पे लिखी है बेटा कि जब भी किसी पर्सन को कोई भी अगर उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में किसी भी तरह का सिम्टम आ रहा है, जैसे कि अगर कोई इचिंग हो रही है या कोई फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है, कोई स्लाइट पेन हो रही है, कोई स्वेलिंग हो रही है, किसमें, जेनाइटल रीजन में, तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, वेदर यू आर मेल और वेदर यू आर फीमेल। अब होता ये है बेटा कि जब भी किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो ध्यान से समझना मेरी बात। जैसे सपोज़ करिए कि आपको अगर आपके एब्डोमिनल रीजन में ईचिंग हो रही है तो मे भी ये हो सकता है कि आप किसी को बताने से शर्माएं। अब सपोज़ करिए आपने किसी को बता भी दिया तो वह आपको ये बोलेगा ना 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 तू ऐसा मत करना, तो डॉक्टर के पास मत जाना, डॉक्टर तुझे नंगा कर देगा, तुझे देखेगा, तुझे ये करेगा वो करेगा। तो उस केस में NCERT ने यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी है, देखिए बेटा, एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट अर्ली सिम्टम्स एंड सोशल स्टिग्मा डेटर द इन्फेक्टेड पर्सन टू कंसल्ट अ डॉक्टर। यानी कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, अगर वो अच्छे नहीं हैं, सोसाइटी अगर अच्छी नहीं है, अगर पढ़ी लिखी नहीं है, तो हमारे जितने भी बॉडी में जितने भी ये सिम्टम्स आ रहे हैं वो हमें डॉक्टर के पास जाने से रोकेंगे। क्यों रोकेंगे? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपकी वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक को अच्छे से देखेंगे तो ये गलत बात हो जाएगी। बेटा ऐसा कुछ नहीं है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को पढ़ाने का मतलब ही यही है कि आप भी हेल्दी बने और अपनी सोसाइटी को भी आप हेल्दी रखें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं उनकी बातों पे अगर आ गए तो इसके कारण आपको सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जैसे कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जिसे PID कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है जिसमें फीमेल का जो पेल्विक रीजन है वो पूरा का पूरा क्या हो चुका है, स्वेल कर चुका है, और इसके कारण क्या हो सकते हैं, अबॉर्शंस, स्टिल बर्थ यानी कि मरा हुआ बच्चा पैदा हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो जो नॉर्मल प्रेगनेंसी मानी जाती है वो यूट्रस में होती है, लेकिन अगर इम्प्लांटेशन फैलोपियन ट्यूब में ही हो जाए तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। इस केस में जो फैलोपियन ट्यूब है ये फट सकती है, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। उसके बाद इनफर्टिलिटी और कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है बेटा, अब बात ये है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से कैसे बचा जाए। तो ये अगला इम्पोर्टेंट हमारे लिए कॉन्सेप्ट है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से कैसे बचा जाए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है, अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से बचना चाहते हैं तो किसी भी अननोन पार्टनर के साथ जो सेक्स है इसको अवॉइड किया जाए, सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड किया जाए,
और मल्टीपल पार्टनर्स, जो लोग बार बार अपने पार्टनर को चेंज कर देते हैं, आज किसी से सेक्स किया, कल किसी से किया, जानकारी है नहीं कुछ भी, इस वजह से आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो सकती है। इंडिया जैसी कंट्री की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो एड्स रिपोर्ट की गई है वो बेटा ट्रक ड्राइवर्स में रिपोर्ट की गई है, क्योंकि वो जब ऑल इंडिया टूर पे होते हैं तो बहुत सारी जगह पे वो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। अगर फिर भी उनसे रहा नहीं जा रहा है तो आप कॉन्डम्स का इस्तेमाल करिए। वेरी वेरी इफ़ेक्टिव मेथड फॉर प्रिवेंटिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। अगर कोई भी आपको डाउट हो रहा है, किसी भी तरह का अगर डाउट है कि मुझे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करिए और उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट करवाइए। ऐसा कोई भी दुनिया का पर्सन नहीं है जिसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं हो सकती है। इसीलिए आपको ऐसा नहीं सोचना कि मैं तो बिल्कुल सेफ़ हूँ। सबसे ज़्यादा जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं बेटा वो 15 से 24 साल के लोगों में रिपोर्ट की गई है। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि जब बच्चा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी सेकेंडरी एजुकेशन में जाता है तो काफ़ी ज़्यादा जो आजकल की आप देखिए सोशल साइट्स हैं, बड़े सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनमें बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और 24 साल तक पहुँचते पहुँचते वो मे भी इन सब चीज़ों का शिकार हो सकते हैं। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ाने का मतलब ये था कि आप भी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बने और अपनी सोसाइटी को भी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रखें। ये स्पेशली मैसेज बेटा गर्ल्स के लिए है, क्योंकि ज़्यादातर जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या ये कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं बेटा वो फीमेल्स में ही आते हैं। इसीलिए मैं आप जितनी भी बच्चियाँ मुझे सुन रही हैं, स्पेशली 12th क्लास की जो बच्चियाँ हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी लाइफ के साथ किसी तरह का भी खिलवाड़ मत करिए। इस चैप्टर को पढ़ाने का मोटिव यही था कि आप भी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहें और आप अपनी सोसाइटी को भी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रखें। अब लास्ट में जो मैंने आपको कहा था कि जितने भी यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, ये इसका बेटा एक मैंने यहाँ पे स्लाइड बना के रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो वो मेरे से डेफिनेटली डिस्कस कर लीजिएगा। अरे स्लाइड ही नहीं आ रही है। ये वाली स्लाइड ही नहीं खुल रही है। हाँ, ये खुल गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, मैंने यहाँ पे इनका पैथोजन, इनके सिम्टम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं। तो अगेन मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहें, अपनी सोसाइटी को भी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहें, और हाँ, स्पेशली जो मेडिकल स्टूडेंट्स के नॉन मेडिकल फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी आप ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करें। सो टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।